हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको अपनी प्रथम पुस्तक जो पब्लिश हुई थी उसका नाम है तुम्हारी कहानी, उससे एक आपको कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है आंटी। और इस पूरी पुस्तक में मेरी सभी कहानियाँ जो हैं वो नारीवादी लेखन है। इसमें सभी कहानियाँ जो हैं वो लेडीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, लेडीज़ और लड़कियों के ऊपर। और लगभग 100 साल की इसमें कहानियाँ हैं, 1919 से 2019 तक की। मतलब चार दीवारी में जब 1919 के समय जब औरतें चार दीवारी के अंदर बंद रहती थी, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता था, मात्र गृहिणी के रूप में वो अपना पूरा जीवन निकाल देती थी। और उसके बाद 2019 में जहाँ पे स्वावलंबी और स्वतंत्र लड़कियाँ हैं जो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, वहाँ तक की पूरी यात्रा जो है वो इस पुस्तक में आपको मिलेगी। तो मेरी ये कहानी आंटी जो है वो अभी इसी समय की कहानी है। और आंटी जिनकी कहानी है ये करीब 70-75 ईयर्स की हैं और उनकी जो भी व्यथा है वो इस कहानी में व्यक्त की गई है। चलिए तो आपको कहानी सुनाते हैं, आंटी। कांता जी का नाम सुनते ही मुझे उनका भोला गोल चेहरा याद आ जाता है। सबसे पहले मैंने जब उन्हें देखा था वह उस समय कूलर में पानी भर रही थी। उन्होंने पीच कलर की साड़ी पहनी थी, कुछ भरा भरा सा बदन और चेहरे पर मुस्कुराहट। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। यूँ नमस्ते करके ही निकलती रहोगी या कभी घर के भीतर भी आओगी? जी आंटी, आऊँगी ज़रूर, मैंने कहा। कल मैं उनके घर गई। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। ग्रीन कॉटन की साड़ी और बालों को कसकर बांधकर बनाई गई जूड़ा, कद में अच्छी लंबी भरा भरा सा बदन और माथे पर बालों की एक सफ़ेद लट। और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए। सूनी मांग और सूना माथा उनके जीवन की व्यथा सुना रहा था। माथे से भी सूनी महसूस होती थी उनकी आंखें, ऊपर से हंसती हुई और अंदर से बेजार, जीवन से एकदम बेजार। तभी बीच में जमादारनी आ गई, स्वीप्रस आ गई। उन्होंने पंप ऑन करके बाथरूम और आंगन धुलवाए। फिर मैरी ने आवाज़ दी। मैरी मीन्स जो काम वाली मेड्स होती है ना, वो। मम्मी जी मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा। आंटी आपके होने से भाभी को बड़ा आराम होगा, ना घर की फिक्र ना बच्चों की। हाँ वो तो है, लेकिन मैं घर संभालते संभालते थक चुकी हूँ। अब उनके ऊपर भी ऑफिस का इतना बर्डन रहता है कि उनसे क्या ही बोलें। बिल्कुल घड़ी देख के सुबह सुबह जितना काम होता है वो कर देती हैं और उसके बाद 10 बजे वो घर से निकल जाती हैं, क्योंकि उसको भी ऑटो करके जाना होता है। और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे थकी हुई आती है। अब उससे हम क्या ही बोलें। पीछे से मेहरी आ रही है, जमादारनी आ रही है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, खाने वाली भी शाम को 5 बजे आती है। दोपहर को क्या बनना है क्या नहीं, ये सब मुझे ही देखना पड़ता है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। बातें करते करते वे अतीत में खो गई थी। और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे होगा? इलाहाबाद में कैसा सुहावना घर था, छोटा लेकिन प्यार का मंदिर, बेहद प्यार करने वाले पति और 3 खूबसूरत बच्चे। छोटा बंटी तो उसे जान से ज़्यादा प्यारा था।
बड़ी दोनों बेटियां जब पढ़ती, वे दोनों पति पत्नी बंटी को गोद में लेकर खिलाते। बेडरूम में हल्की छनकर आती धूप और दोनों पति पत्नी। विनय ऑफिस से आता तो कांता तैयार होकर उसका इंतजार करती मिलती। बंटी को गोद में लेकर दोनों स्कूटर से दूर दूर की सैर करने जाते थे। दोनों प्यारी प्यारी बच्चियां सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनती। कांता उनकी ऊंची ऊंची पॉनीटेल बना देती। जब बड़ी सारिका 8वीं में थी तब बंटी पैदा हुआ था। दोनों बहनें भी उसे गुड्डे के सामान खिलाती। उस समय कार तो होती नहीं थी, स्कूटर में घूमते थे सब लोग। विनय अपनी खूबसूरत और सुघड़ पत्नी पर मुग्ध रहता। समय बीतता गया। छोटे घर से वो बड़े घर में आ गए। दोनों बेटियां कॉलेज जाने लगीं। छोटा बंटी भी हाई स्कूल में आ गया। इतनी खूबसूरत लड़कियों के लिए अभी से विवाह के ऑफर आने लगे थे। बड़ी बेटी के लिए एक डॉक्टर लड़के का रिश्ता आया। लड़का MBBS था। पति पत्नी ने बहुत सोचा और BA करते ही उसका विवाह कर दिया। सारिका अपने पति के साथ खुश थी। उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो सूरज ने उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MA ज्वाइन करा दिया। अब सूरज अपनी ड्यूटी करता और सारिका तन्मय होकर अपनी पढ़ाई करती। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। छोटी विनीता BA फाइनल में और बंटी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। बंटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन पर विनय ने पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी थी। सबसे छोटा सबसे प्यारा डांडा बेटा था उनका। उस रात बहुत जोर का तूफान आया। खिड़की दरवाजे धड़ाधड़ पलटे से मार रहे थे। बाहर तूफानी हवा चल रही थी और पेड़ इधर उधर डोलते हुए जोर जोर से साए साए आवाज कर रहे थे। विनय देर रात की किसी पार्टी में गया था। रात के 12 बज रहे थे। तेज हवा से बजते हुए दरवाजों को देखकर कांता को विनय की चिंता हो रही थी। वह अपने पुराने लैम्ब्रेटर स्कूटर पर ही तो निकल गया था। ऐसे मौसम में कैसे लौटेगा? और वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन विनय नहीं, उसका शत विशत शरीर ही घर आया था। सफ़ेद चादर से ढके शरीर में से केवल चेहरा ही दिख रहा था। चेहरा एकदम साफ सुथरा और शांत था। पता चला रात में लौटते समय भड़बड़ाकर इमली का एक पुराना वृक्ष उस पर गिर गया था। आघात इतना गहरा था कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। स्कूटर भी दबकर पिचक गया था। कांता एकदम सन्नाटे में आ गई। उसका हरा भरा संसार अचानक कैसे उजड़ गया? ऐसा प्यार करने वाला पति अचानक छोड़ के कैसे जा सकता है? फिर तो जैसे वह मशीन बन गई थी। जहाँ जिसने कहा वहाँ साइन करती चली गई। बड़े वाले दामाद और देवर ने मिलकर ही सारे सेटलमेंट कराए थे। वह तो रंगीन साड़ियों की जगह हल्के रंग की सूती साड़ियों में लिपट कर रह गई थी। कहाँ उसे इतनी रंग बिरंगी शिफॉन की साड़ियाँ पसंद थीं और कहाँ बस सूती साड़ियाँ पहनने लगी हल्के हल्के रंगों की। सूनी आँखें, सूना माथा और सूनी मांग। देर रात तक पति की तस्वीर सीने से लगाकर वह रोती रहती। लेकिन किसी के यूँ अचानक चले जाने के बावजूद जवाबदारियों से भरी जिंदगी का तो अपने ढर्रे पर लौटना लाजमी था। मशीन की तरह ही उसने अपनी सब छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ, छोटी बेटी की शादी, बंटी की पढ़ाई लिखाई वगैरह को बड़ी कुशलता से निपटाया। जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ती हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे। उसके जीवन में फिर से थोड़ी खुशियों भरी बहार आई थी।
बंटी की शादी के बाद, जब नन्हा टीटू बहू की गोद में आया, उसका तो जैसे सोया हुआ प्यार का स्रोत फूट पड़ा। हेलो मोटो। टीटू के लालन पालन में उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसी के साथ सोती, उसी के साथ उठती। उसके पैदा होने के 3 महीने बाद ही बहू को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा था। अब कांता ही टीटू की माँ थी। उसको नहलाने धुलाने, उसको लाड़ प्यार करने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता। बहारें जैसे फिर से उसके द्वार खटखटाने लगी, फूल फिर से खिलने लगे, मौसम मुस्कुराने लगे और चिड़िया चहचहाने लगी। कोयल की कूक के साथ टीटू हंसता तो वह भी हंस देती। सूरज मुस्कुराता, चंदा बातें करता। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी टीटू पर केंद्रित कर दी। अब वह भी टीटू के लिए गाती, उससे बातें करती, साथ हंसती, मुस्कुराती। 2-3 साल बीतते बीतते एक दिन टीना भी आ गई, छोटी सी नन्ही बच्ची। इन दोनों बच्चों को पालते पोसते कब ज़िंदगी निकल गई पता ही नहीं चला। बीते दिनों की यादों में खोने के बाद वक्त की सुई कितनी आगे बढ़ गई इसका भी होश नहीं रहता है। आंटी ने जब घड़ी पर निगाह डाली, 1:30 बज रहे थे। थके हाथों से उन्होंने दाल चावल चढ़ाए और आटे को फ्रिज में से निकाला। सब्जी सुबह नाश्ते के साथ ही बना ली थी। आंटी के थके हाथों को मैंने धीरे से दबाया। आंटी मैं जाऊं? हाँ बेटा, आंटी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटा बाकी सब ठीक है। टीटू जब से बाहर पढ़ने चला गया है, मैं टूट सी गई हूँ। जीवन का कोई मकसद नहीं लगता। घर संभालते संभालते मेरी पीठ टेढ़ी हो गई है। लगता है कुछ दिन छुट्टी लेकर काशी वृंदावन हो आऊँ, उस मोहन प्यारे में दिल लगाऊँ। लेकिन ऐसे बंधन में बंधी हूँ कि कहीं मुक्त होने की जगह ही नहीं। मैंने आंटी को बेबस दृष्टि को बस अनुभव किया और चुपचाप चली आई। किसी और की गृहस्थी में मैं क्यों और कैसे अपने सुझाव दे सकती हूँ। बस यही कामना है कि अगली बार जब जाऊँ तो आंटी घर के झंझटों से मुक्त होकर वृंदावन में अपने कृष्ण कन्हैया की बांसुरी की गूंज सुनने की अभिलाषा पूरी हो चुकी हो। अब वाकई 2 साल बाद जब मैं गई तो आंटी इस नश्वर संसार को छोड़ के जा चुकी थी और शायद अपने कृष्ण कन्हैया में ही लीन हो गई थी। तो बस ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें परिवार में रहने वाली बड़ी बुजुर्ग महिलाओं की व्यथा को व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार वो गृहस्थी को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ने लगा है। वो चाहती हैं कि अब जीवन में शांति ही शांति मिले और कुछ समय वो भक्ति में बिता सकें। तो बस मेरी कहानी आंटी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरी YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए। ओके बाय, मैं स्मिता माथुर, और ऐसे आपके लिए हर हफ्ते एक कहानी लेके आऊँगी, नई कहानी। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।